ज्वाइन कर चुके हैं बैनुल अक़वामी माहिर हामिद अल-मशरक़ी साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज तो खसूसी दिन है, हर आंख जो है इस वक्त इस्लामाबाद पर लगी है। व्हाट आर योर अर्ली एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुडेज, मतलब बाय द एंड आज जब दिन का इख्तिताम होता है और सारे बातचीत के अदवार मुकम्मल हो जाते हैं, ऑब्वियसली वील गो डीप एंड डिग आउट के और मज़ीद क्या चीज़ें हमें समझनी हैं, लेकिन योर इनिशियल रिएक्शन व्हेन आई आस्क यू कि आज दिन के इख्तिताम पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत बहुत बड़ा दिन है, बहुत कामयाबी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी इस पर फ़ख्र है और ये मैं समझता हूँ कि दोनों डेलीगेशंस का पाकिस्तान पहुँच जाना पहला दिन एक तरह से खैर सगाली का दिन होगा। दोनों एक दूसरे को कंफर्टेबल करके गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि जिसको आप कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली किया जाए, एनवायरनमेंट फेमिलियर किया जाए और एक फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होगा जिसके अंदर बुनियादी तौर पे नुकात तय होंगे कि ये मुज़ाकरात को किस तरह आगे चलाना है, क्या इसका प्रोसीजर होगा। देखिए, दो तरीके होते हैं मुज़ाकरात के, जो हमने देखा दोहा मुज़ाकरात में जब कतर मुज़ाकरात करा रहा था तो पहले शुरू के 2-3 राउंड्स में जब अफगान तालिबान के और अमेरिका के मुज़ाकरात थे या दूसरे, तो उसमें दोनों फरीक को अलग-अलग कमरों में बिठा के तो जो पाकिस्तान या जो भी मुसालियत कराने वाला है वो दोनों के मैसेजेस के तौर पर, दोनों की डिस्कशंस को मैसेजिंग के तौर पर एक ही बिल्डिंग में 2 मुख्तलिफ कमरों में जाके अंजाम दिया जाता है और फिर उसके बाद आमने सामने बिठाने का राउंड आता है। तो देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में भी वही तरीका अपनाया जाता है कि क्या दोनों को एक ही बिल्डिंग में 2 अलग कमरों में बिठाकर दोनों वफूद को और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले तय किए जाते हैं या पाकिस्तान दोनों को ब्रीफिंग करके और उसके बाद फिर आमने सामने बिठाकर और फिर मुज़ाकरात में बतौर मुसालियतकार और बतौर ऑब्जर्वर बाकी लोग बैठकर तो इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दोनों की तरफ से पुरुमीद हैं, दोनों फरीकैन ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होना और जंगबंदी का मुस्तकिल जंगबंदी में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंटेंशन अच्छी होगी दोनों की तो पाकिस्तान ने जो इतनी बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया है, तो इंशाल्लाह इसके मुज़ाकरात के नताइज भी अच्छे आएंगे और दुनिया को खुशखबरी भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा असाब शिकन काम है, ये बड़ा मेहनत का काम है। पाकिस्तान का एक तरह से इसके अंदर इंतहाई बड़ी डिप्लोमेसी का टेस्ट भी है जिसमें पाकिस्तान अभी तक कामयाब हुआ है और आगे भी होगा इंशाअल्लाह। और कोशिश पाकिस्तान की यही होगी कि दोनों फरीकैन जो अपने अपने मुतालबात पर कायम हैं उनको उनके अंदर लचक पैदा की जाए और कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर मुआहदे को कोई आगे की खत्मी शक्ल दी जा सके। लेकिन इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने शुरू में कम से कम 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम बनाया कि मुज़ाकरात के शुरू होने के बाद 2 हफ्तों के अंदर कोई ना कोई खत्मी शक्ल निकलेगी। तो इंशाल्लाह आज की जो दिन है वो बुनियादी तौर पर खैर सगाली के तौर पर होगा और तरीका कार तय पाएगा कि मुज़ाकरात किस तरह आगे चलने हैं, मुसालियतकार, गारंटर, जमानत का और वो लोग किस हैसियत में इसके अंदर शामिल होंगे। देखिए, अगर आप मुझे इजाजत दें एक सवाल, एक वन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। यू सेड अबाउट द इंटेंशन। अब इंटेंशन की बात है, उस पर एक बयान ईरान की तरफ से आया हुआ भी है कि हम चाहते हैं लेकिन हमें अगली पार्टी की इंटेंशन पे शक है। यू नो, ये सारी अच्छी चीज़ें एक तरफ, लेट्स टॉक सीरियस नाउ। जो इस वक्त प्री मनाजिर हमने देखे हैं उसमें से सबसे अहम ये है कि जब हवाई जहाज़ जो है ईरान का जिसमें वो डेलीगेट आया है उसमें वो जो मीनाब बॉम्बिंग है उसकी बच्चियों की तस्वीर जो है ऑन एवरी सीट वो चश्मा की हुई थी। तो और जाहिर सी बात है इस वक्त जब हम बात कर भी रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है आर दे इवन सीरियस। सो माय क्वेश्चन इज कि जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है उस माहौल को काम डाउन करना, उस माहौल को ठंडा करना, उसमें आप कह रहे हैं कि 1 दिन लग सकता है उसका ठीक करना एंड देन यू टॉक। तो मैं इससे अखज़ ये कर रहा हूं कि अमेरिकी वफ्द यहाँ 1 दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए नहीं आ रहा, दे माइट स्टे अ बिट लॉन्गर। डेफिनेटली
बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि एक दिन के लिए होगा, ये 2-3 दिन रुकेंगे, फिर ये वापस जाएँगे, उसके बाद फिर वहाँ से अगर इनको कुछ हदायत देनी पड़ी, फिर वापस आएँगे, क्योंकि मॉडर्न दौर है, ज़ूम का दौर है, फ़ोन पे दौर है और बहुत ज़्यादा मशवरा हो जाता है फौरी तौर पर। लेकिन इसके बावजूद ये जो वफ़द है, ये 1 दिन के लिए बिल्कुल नहीं है, चंद घंटों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये 1, 2, 3, 4 दिन, ये काफ़ी दिन भी क़याम कर सकता है, या बैक एंड फ़ोर्थ आना-जाना भी हो सकता है। नीयत की जो बात बाकर कालीबॉफ साहब ने की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जिस अंदाज में, बदकिस्मती से कहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो बार-बार बयानात देकर या ट्विटर पर ट्वीट दाग कर, जो उनका ट्रुथ सोशल मीडिया है, उसके ऊपर जो वो स्टेटमेंट दाग देते हैं, उसके बाद जो मामलात हैं या माहौल जो साजगार होना होता है, उसके अंदर बड़ी पेचीदगियाँ आ जाती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से फतह के दावे किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का दुनिया पूरी ये जानती है कि दोनों को दरअसल फेस सेविंग दी जा रही है, दोनों को मजीद नुकसान से बचाया जा रहा है। और जिस अंदाज में ईरान ने रिटेलिएट किया है, जवाब दिया है, मज़ाहमत की है, कुर्बानी दी है, जिस अंदाज में ईरानी पूरी कौम इकट्ठी हुई है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से फतह का दावा जो है, वो मैं समझता हूँ बड़ा मस्का खेज है, हकीकत से हटकर है। इसीलिए वो बार बार जो है वो नीयत की बात आती है। तो मैं समझता हूँ कि स्टिल इनिशियल जो स्टेजेस होते हैं, उसके अंदर कोशिश होती है कि मैक्सिमम पेशेंस दिखाई जाए, सब्र और तहम्मुल से मामलात को ओवरलुक करके आगे चला जाए, ताकि कोई मुस्बत नतीजा खेज मुज़ाकरात का बुनियादी तौर पर पहुंचा जाए। मकसद सिर्फ ये है कि दोनों तरफैन को, दोनों फरीकैन को दिल बड़ा करके मामलात को आगे चलाना होगा, ताकि अमन की राह निकले। और अमन की राह के लिए जो पाकिस्तान ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, जो पाकिस्तान ने माहौल प्रोवाइड कर दिया है, जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में गारंटर की शक्ल में हमायत हासिल कर दी है, पूरी दुनिया पाकिस्तान पर नजरें लगा के बैठी है, ये इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है और इसको मजीद कामयाबी आगे भी मिलेगी। राइट। फैसल वाला सवाल जो है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। जिस तरह से कहा भी है बाकर साहब ने कि ठीक है, हमारी जो नेक हमारी नीयत है, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर सकते अमेरिका पर। एट द सेम टाइम जेडी वैंस साहब इसकी क़यादत करें। जेडी वैंस साहब का पास्ट हम सब जानते हैं, उनकी इसराइल की जानिब इंक्लिनेशन को हम सब समझते हैं। ये दो इंटेंस सिचुएशंस इस वक्त हमारे सामने नज़र आ रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त उसका स्टेक शामिल है इस मीडिएशन में जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है। इस मीडिएशन का कामयाब होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि दुनिया चाहती है ये रुक जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो अभी तो सिर्फ हम देख रहे हैं कि ईरान का ट्रस्ट डेफिसिट है, देन द होल वर्ल्ड विल हैव अ ट्रस्ट डेफिसिट ऑन द मीडिएशन प्रोसेस। Even on US. Yes, देखिए, it's not about the mediation process. It's about the groups, the parties on the both sides. Yeah. देखिए, बात ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट का सबसे बड़ा इशू ये है कि दोनों चाह रहे हैं कि उनके सारे मुतालबात एकदम से मान लिए जाएं, और जनाब ईरान जो है वो यूरेनियम भी अपनी फौरन दे दे, अपना हरमुज भी खोल दे, जंग का तावान भी ना मांगे, और अपना मिसाइल प्रोग्राम भी मुअत्तल कर दे, और ये भी कर दे। तो ये तो नामुमकिन है, इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। दूसरी जानिब ईरान जो है वो ये समझता है कि उसको फौरी तौर पर जंग का मुआवजा मिलना चाहिए, उस पर पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए, अपना हरमुज के ऊपर उसको किसी तरह का टैरिफ मिलना चाहिए, उसका जो एसेट्स फ्रीज हुए हैं वो अनफ्रीज होने चाहिए जो दुनिया में अरबों डॉलर के हैं। उसके बाद ये कि जी अमेरिका जो है वो अपने अड्डे फौरी तौर पर पूरे खित्ते से ख़त्म करे। तो ये बड़ी दोनों को एक दूसरे के मुतालबात अभी अनरियलिस्टिक लग रहे हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आर्गूमेंट आएगा, दोनों अपनी अपनी तौजीह बयान करेंगे कि वो इन पॉइंट्स के ऊपर क्यों फोर्स कर रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर मुज़ाकरात जो हैं वो मोस्ट सेंसिटिव अमल है। हमारे जो दुश्मन हैं, बदखाह हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया में कहा कि मुज़ाकरात होंगे ही नहीं, ईरान का वफद नहीं पहुंचेगा, फिर कहने लगे अमेरिकन वफद नहीं आएगा, फिर कहने लगे जेडी वैंस नहीं आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि अमेरिकन डेलीगेशन भी पहुंच रहा है, जेडी वैंस और स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर भी पहुंच रहे हैं। दूसरी जानब बाकर कालीबॉफ आ गए हैं, अब्बास इराक्ची आ गए हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान मुज़ाकरात को ले आया है, बहुत कभी यकीन है, इत्मीनान है, कौम को दुआ करनी चाहिए पूरी दुनिया। मैं समझता हूँ दुआ गो है इन मुज़ाकरात की कामयाबी की, और देखना होगा कि अल्लाह ना करे कि मुज़ाकरात किसी और तरफ जाते हैं तो फिर उसके जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। उसके अंदर स्पॉइलर फैक्टर जो है वो आप भी जानते हैं, मैं भी, सबसे बड़ा स्पॉइलर फैक्टर इसराइल है। इसीलिए ट्रंप की अभी एक तल्ख फोन कॉल की बात हो रही है
अमेरिकन मीडिया के ऊपर जो उन्होंने नेतन्याहू को की है लबनान जंग पर और लबनान पर हमलों के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि नेतन्याहू और इसराइल जो हैं वो बदतरीन दुश्मन हैं अमन के, और उनकी कोशिश होगी कि हर हालत में ये मुज़ाकरात नाकाम हो और दोबारा से खित्ता आग में झोंका जाए, दोबारा से जंग शुरू हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया अमेरिका और ईरान दोनों ये समझते हैं कि अब मजीद जंग जो है वो दोनों के लिए और दुनिया की मईशत के लिए, पूरी दुनिया के अमन के लिए तबाहकुन होगी। बेशक, और इन बदतरीन दुश्मनों में इसराइल के साथ जरा भारत को भी जोड़ दीजिए ना। और मैं भारत में सफे मातम इफ यू अलाउ मी, मैं आपसे बात तो जेसीपीओ की करना चाह रहा था, लेकिन चलें अब जब तस्करा निकल ही चला है मेरे और आपके देरीना दोस्तों का, तो चलिए बात कर लेते हैं। एक तो मज़े का खेस पार्ट उनको एक तरफ रखें। एक साहब तो ये फरमा रहे थे कि बीच रास्ते में मोड़ लेगा जेडी वेंस अपना तैयारा, तो मतलब कि ऐसी लोगों का आप क्या ही कर सकते हैं। बट माई प्रॉब्लम इज कि कुछ सेन वॉइसेस हैं जिसमें शशि थरूर हैं और बाकी लोग हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन जो सेन वॉइसेस नहीं हैं, जो मैं कह रहा हूँ 90% हैं, वो क्या कह रहे हैं जी? वो ये कह रहे हैं कि अरे पाकिस्तान तो जो है वो हमारे साथ ऐसा करता था, वैसा करता था, टेरर फैलाता था, और अब पाकिस्तान को ही अमन का जो है वो बेकन दे दिया गया है और बैटन दे दिया गया, और बोल रहे हैं कि जी अमन की शमा रोशन करो। क्या चाहता है भारत? भारत एक तरफ ये कहता था कि भाई हम तो खित्ते में अमन चाहते हैं। अब भी एक मुल्क खित्ते में अमन ला रहा है, खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में अमन ला रहा है, उसकी वजह से $3 ट्रिलियन दुनिया इज रिचर। उसकी वजह से आपके मुंबई में, आपके कलकत्ता में, आपके बेंगलुरु में जो लाइनें लगी हुई हैं गैस भरवाने के लिए सिलेंडर्स में, वो बेहतर हो रही हैं। सो व्हाट डू यू वांट? अमन चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, बड़ा बदतरीन मुनाफिक दुश्मन है हमारा। मोदी की शक्ल में एक ऐसी जुनूनी आइडियोलॉजी आ गई इंडिया में हुक्मरान, जिसने पूरे इंडिया का तशख्खुस ही खत्म करके रख दिया। पहले एक नाम लेवा सा सेकुलर इंडिया था, अब एक मुकम्मल हिंदुत्व इंडिया है जो किसी भी हालत में दुनिया के अमन का दुश्मन है। एक तरफ से सहूनी लॉबी है तो दूसरी तरफ से हिंदू लॉबी है। दोनों जो हैं वो बुनियादी तौर पर ज़ायनिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, इसलिए उनको अमन अच्छा नहीं लगता। उनको पाकिस्तान का क्रेडिट, पाकिस्तान का जो कामयाब सफारतकारी है, उनसे उनके यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। और आप देखिए कि मतलब खुद इंडिया के अंदर यहाँ तक बात हो रही है कि जी मोदी जो है वो चाय वाला भी नहीं, चाय वाले से भी बदतर किरदार कर रहा है, और उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई दुनिया में, उसको कोई पूछ नहीं रहा। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसने अपने ताकत पर घुमंड किया, गुरूर किया, जो पाकिस्तान ने मई में खाक में मिलाया। उसके बाद पाकिस्तान ने सफारतकारी के मामले में वो जो विश्व गुरु बनता था, यानी दुनिया का जो गुरु बनता चाहता था, आज दुनिया उसको मुंह नहीं लगा रही। उसकी वजह यही है कि उसने हमेशा से मुनाफिकत की पॉलिसी की, उसने दुनिया को धोखे में रखा, और जब धोखे जो होता है वो वक्त आने पर एक्सपोज होता है। आज वो दुनिया में एक्सपोज हो गया, और अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया के भले का काम किया है, दुनिया को हकीकत दिखाई है और दुनिया के लिए अमन की बात की है। और पाकिस्तान ने इतनी बड़ा सेंसिटिव काम अपने कंधों पर लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इंतहा से ज्यादा क्रेडिट जाता है मिलिट्री डिप्लोमेसी का, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपनी जनाब मुदब्बराना की आदत से दुनिया की लीडरशिप को कायल किया कि अगर आज जंग नहीं रोकेंगे तो ये क़यामत खेज जंग होगी, पूरी दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। और ये पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया ने सराहा, मां सिवाय हमारे बदतरीन दुश्मन इंडिया के। और जो यहूदी लॉबी है, नेतन्याहू या अमेरिका में बैठी हुई यहूदी लॉबी, जिसको ये एक आंख नहीं बाता कि आज पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है वो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और जेनेवा की तरह दुनिया के मरकजी शहरों में शामिल हो गया है। बिल्कुल ठीक है। हामिदुल मशरकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, और हम आपको वक्तन फवक्तन ज़हमत देते रहेंगे अपनी ट्रांस। सो बिफोर वी टेक द ब्रेक, क्या हम दोबारा से वो फुटेज चला सकते हैं गुज़िश्ता रात की कि जब ईरानी कंटिंजेंट जो है अपने तैयारे से पाकिस्तान आया? जस्ट वांट टू लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ ऑल द पीपल ओवर देयर। देयर यू गो। ये वो पहला मंजर था
जिस वक्त जो दुनिया को उम्मीद हो चली है कि अब ये चीज़ें बेहतर होंगी। पाकिस्तान की तरफ से सादिया सारे हाई लेवल डिग्निटरीज, इसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे, स्पीकर जो हैं वो भी मौजूद थे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट CDS फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे। जब आसिम मुनीर ने इन तमाम तर पार्टीज़ को गले लगाया है तो एक स्मॉल टॉक वहाँ पर हुई है, एंड देन पुरवकार अंदाज में तमाम के तमाम तर रेड कार्पेट जो है इनको वेलकम दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, जिस तरीके से पाकिस्तान की रवायत रही है कि पाक फ़िज़ाइया जो है वो एयर सैल्यूट भी पेश करती है, तो अपने तैयारों के हिसार में इनको लेके आए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम मनाजिर। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, अब दुनिया की नज़र है कि कब वो अमरीकी वफ़द पहुंचेगा पाकिस्तान और मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। बिल्कुल, और इस हवाले से आपको अपडेटेड रखेंगे क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला अभी जारी है। वी आर टेकिंग अ